एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। हमारा राज्यपाल वाला चैप्टर हमने शुरू करा था राज्य की कार्यपालिका, जिसमें मैंने कार्यपालिका में राज्यपाल आपको कंप्लीट करा दिया। इसके बाद आज से शुरू करेंगे, ठीक है, मंत्री परिषद। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, मंत्री परिषद मंत्री यानी मुख्यमंत्री और महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल। किसमें बताया था मैंने आपको? भाग 6 चल रहा था हमारा, भाग 6, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 भाग 6, जिसमें मैंने पहला अध्याय जिसमें राज्य की परिभाषा है, स्टेट क्या है, ठीक है, जिसकी अपनी जनसंख्या है, एक निश्चित भूमि है, वो स्टेट है। किसमें दी गई है? आर्टिकल 152 में। फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये अध्याय 1 है। फिर अध्याय 2 में आता है राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका कहाँ से है? 153 से लेके 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन दिया गया है, जिसे राज्य का संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें राज्य के ऊपर प्रमुख उपबंध कौन कौन से हैं ये दिए गए हैं। इसलिए भाग 6 को क्या कहा जाता है? राज्य का संविधान। इतना समझ में आया। अब कार्यपालिका में यानी एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होते हैं? पहले आते हैं राज्यपाल, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, आर्टिकल 153 से लेके 162 तक हम पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल कौन होते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यानी सीएम चीफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ठीक है। इसके बाद आता है मंत्री परिषद, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, मंत्री परिषद को कंप्लीट करेंगे। ध्यान से पढ़ना है, मैंने जब आपको संघ की कार्यपालिका पढ़ाई थी उससे रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा सेम पैटर्न संघ में अपनाया गया है वैसे ही राज्यों में अपनाया गया है, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने संघ का पार्ट 5 अच्छे से पढ़ा है, मैंने आपको जब भी बताया था कि अगर आप पार्ट 5 अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान से, मैंने हर टर्म को बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। और इसीलिए जब आप भाग 6 पढ़ते हैं तो आपके लिए वो आसान हो जाता है, क्योंकि सेम पैटर्न पर राज्य काम करते हैं जिस पैटर्न पर संघ काम करता है, ठीक है। राज्यपाल का एक बार रिवीजन कराऊंगी, क्विक रिवीजन कराऊंगी, सिर्फ आर्टिकल्स बताऊंगी, बाकी जो समरी है, जो अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, राज्यपाल वाले लेसन में पढ़ाया, ठीक है। राज्यपाल संघ की राज्य की कार्यपालिका का पहला पिलर राज्यपाल। आर्टिकल मैंने आपको बताया 153 से 162 तक राज्यपाल के बारे में दिया गया है। पहला आता है आर्टिकल 153, जिसमें राज्यपाल के पद का वर्णन है, ठीक है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी राज्यपाल का पद किसमें दिया गया है? आर्टिकल 153। फिर उसके बाद आर्टिकल 154 कहता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। औपचारिक प्रधान का मतलब है जितने भी कार्य किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे, यानी कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान, ठीक, कौन है? राज्यपाल, गवर्नर। औपचारिक ध्यान रखना है, औपचारिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में निर्वाचन दिया गया है, निर्वाचन दिया गया है। किसका निर्वाचन दिया गया है? गवर्नर का निर्वाचन। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 में क्या दिया गया है? कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। उनको उनके पद से हटाया भी जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, त्याग पत्र भी दे सकते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। तो कार्यकाल किसमें दिया गया है? आर्टिकल 156 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 157। आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 में क्या है? योग्यताएं। योग्यताएं, योग्यताएं किसकी? योग्यताएं किसकी? राज्यपाल की, ठीक है। 35 वर्ष आयु हो, भारत के नागरिक हो, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 158, योग्यताएं। आर्टिकल 158 में दी गई हैं शर्तें, ठीक है। शर्तें क्या क्या, कि जिस राज्य के राज्यपाल का चुनाव किया जाना है तो वह व्यक्ति उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी अन्य उससे संबंधित होना चाहिए। अन्य राज्य से, मान लीजिए यूपी के गवर्नर को चुना जाना है तो वो जो व्यक्ति है वो यूपी से संबंधित, यूपी के निवासी नहीं होने चाहिए, अन्य राज्यों के निवासी होने चाहिए। पहली शर्त तो ये, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। और किसी भी विधान परिषद, विधानसभा, संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो जिस दिन निर्वाचन होगा उससे उनको पदत्याग करना पड़ेगा। फिर आता है आर्टिकल, योग्यताएं पढ़ ली। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 159, जिसमें शपथ का प्रावधान दिया गया है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के जज, मुख्य जज, ठीक है, या फिर उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश। फिर उसके बाद आर्टिकल 160, ठीक है। इसी तरह 160, 161 जिसमें क्षमादान की शक्ति है, 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 163, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने रिवाइज करा दिया। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल के, यहाँ से शुरू होती है हमारी मंत्री परिषद, राज्यपाल की सहायता के लिए, ठीक है, सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर जिसका प्रधान होगा, ठीक। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 163, यानी कि मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद होगी, ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 163 में। फिर आर्टिकल 164 क्या बात करता है? आर्टिकल 164 इन मंत्री परिषद की और मुख्यमंत्री की नियुक्ति, योग्यताएं, कार्यकाल, अहिर्ताएं, ठीक है, शपथ, प्रावधान, वेतन, भत्ते, सबका प्रावधान कौन करता है? आर्टिकल 164। यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इसमें कहा गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर, जैसे कि हम आर्टिकल कौन सा देखते हैं? आर्टिकल 74 देखते हैं, जिसमें केंद्र की मंत्री परिषद दी गई है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 किसकी बात करता है? केंद्रीय 75, आर्टिकल 75 केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति, ठीक है, उनका कार्यकाल, योग्यताएं, अहिर्ताएं, ठीक है, और वेतन भत्ते के बारे में प्रावधान करता है। इसी तरह 63 है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और 64 में उनकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दिया गया है। चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखना है, नियुक्ति की है, निर्वाचित कौन करते हैं? जनता करती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है राज्य की, और केंद्र में किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा, किसकी सलाह पर की जाएगी? मुख्यमंत्री की। इतना समझ में आया आर्टिकल 63 और 64। इसके बाद बात करते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति समझते हैं, ठीक। सबसे पहले सीएम की नियुक्ति समझते हैं, यानी मुख्यमंत्री। पहले तो आपको ध्यान रखना है, वास्तविक प्रधान होते हैं, कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होंगे, ठीक। रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। और वो कौन है? राज्यपाल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये ध्यान रखना है। पहले तो आपको ध्यान है, वास्तविक प्रधान होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल द्वारा की जाएगी। राज्यपाल ऐसे ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा? नहीं, बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। जैसे केंद्र में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ऐसे ही राज्य में बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल स्वयं विवेक का भी यूज कर सकते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में स्वयं विवेक का भी यूज कर सकते हैं। किस कंडीशन में? दो कंडीशन में। पहला, जब स्पष्ट बहुमत नहीं होगा,
स्पष्ट यानी कि जितने भी दल जीतकर आए हैं विधानसभा में उनमें से किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं होगा। स्पष्ट बहुमत का मतलब है 50% + 1 का बहुमत अगर किसी दल को नहीं है तो क्या किया जाएगा, तो किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इस टाइम पे राज्यपाल अपने विवेक का यूज करते हैं, जो सबसे बड़ा दल होगा उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा और उनको 1 महीने के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। तो ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसको नियुक्त करेंगे। तो जब स्पष्ट बहुमत ना हो, ठीक है, जब स्पष्ट बहुमत नहीं होगा तो राज्यपाल स्वयं विवेक का यूज करेंगे और जो सबसे बड़ा दल उनको लगता है कि सबसे बड़ा दल है उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा और उसे 1 महीने का टाइम पीरियड दिया जाएगा कि वो अपना विधानसभा में बहुमत सिद्ध करेंगे। अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो सरकार गिर जाएगी और सिद्ध कर लिया तो सरकार बनी रह जाएगी। नेक्स्ट आता है जब एक ही दल में यानी दल जो जीत कर आया है उसमें कोई सर्वमान्य नेता ना हो, ठीक है, जो दल जीत कर आया है उसमें सर्वमान्य यानी कि वो दल किसी एक नेता को नहीं मान रहा, 2 है 3 है, जब सर्वमान्य नेता ना हो, ठीक है, उस परिस्थिति में क्या होगा, राज्यपाल अपने विवेक का यूज करेंगे और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। समझ में आया। बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है, स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो जो सबसे बड़े दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। और अगर सर्वमान्य नेता ना हो तो भी राज्यपाल अपने विवेक का यूज करेंगे और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। मुख्यमंत्री क्लियर हो गए। इसके बाद आते हैं इसके ऊपर मंत्रिपरिषद, ठीक, जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ में आया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कब बनती है, जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, फिर उसके बाद वो अपने दल में जितने सदस्य हैं उनको विभाग का बंटवारा करते हैं और उसकी सूची यानी कि मंत्री का नाम और विभाग किसको देते हैं, राज्यपाल को देंगे। राज्यपाल उनको विभाग और उसका बंटवारा कर देंगे। तो इस तरह मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो जाती है। ठीक, इतना समझ में आया। पहले आ गया नियुक्ति। उसके बाद नेक्स्ट आता है योग्यताएं, ठीक है, योग्यताएं। किसी भी मंत्री की क्या योग्यताएं होती हैं, मंत्री की योग्यताएं ध्यान से समझना कि उसे किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। राज्य में कौन कौन से सदन होते हैं, या तो विधानसभा, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद भी, ठीक है, उसे किसी विधान मंडल में किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर खाली विधानसभा है तो खाली विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो मंत्री की योग्यता क्या है, किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंतर्गत उसको सदस्यता लेनी अनिवार्य है, नहीं तो उसको मंत्री पद उसका समाप्त हो जाएगा। तो क्या योग्यताएं हैं कि सदन का सदस्य होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, ठीक है। हर राज्य में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी सब में विधानसभा है। तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। और अगर जिसमें विधान परिषद है तो चाहे विधानसभा का सदस्य हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि केवल विधानसभा का सदस्य ही मंत्री बन सकता है, ठीक है, क्योंकि 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, ठीक है। तो इसीलिए विधान परिषद का सदस्य हो चाहे विधानसभा का सदस्य हो, सदन का सदस्य होना चाहिए, मंत्री पद के लिए अहर्य है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका निर्वाचन हो गया है लेकिन वो सदस्य नहीं है तो मंत्री बनेगा केवल 6 महीने के लिए। 6 माह बाद उसको सदस्यता, 6 माह के अंदर उसको सदस्यता लेनी अनिवार्य है, नहीं तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अगर नहीं है तो 6 माह के अंतर्गत सदस्यता लेनी अनिवार्य है, सदस्यता अनिवार्य है। ये हो गई योग्यता, ठीक है। अब इसके बाद इसमें तो 2 ही बातें कही गई हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब अगर विधानसभा का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और विधान परिषद का सदस्य है तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये जब मैं आपको विधानसभा और विधान परिषद पढ़ाऊंगी आर्टिकल 168 में तो उसमें बताऊंगी, ठीक है। इतना योग्यता इसमें इतनी दी गई है। फिर उसके बाद आता है शपथ। शपथ, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति, ठीक। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। अब मंत्रियों को 2 तरह की शपथ दिलाई जाती है, एक तो पद की शपथ दिलाई जाती है और दूसरी गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। किसकी पद की शपथ दिलाई जाएगी और दूसरा गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। देन नेक्स्ट आता है कार्यकाल,
ये आर्टिकल 164 में ही दिया गया है, ठीक है। कार्यकाल टाइम पीरियड कितना होता है? 5 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। किसी भी विधानसभा के चुनाव कब होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में। तो मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना हो गया? 5 वर्ष का हो गया। लेकिन इससे पहले भी मंत्रियों को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, सॉरी राज्यपाल के द्वारा। किसके कहने पर? मंत्री के, मुख्यमंत्री के कहने पर, चीफ मिनिस्टर के कहने पर, क्योंकि मंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ठीक है। तो उनको 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। इतना समझ में आया? तो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। इसके बाद आता है कि जो मंत्री हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री के प्रकार, ये मैं आपको पहले वाले चैप्टर में संघ की कार्यपालिका में समझा चुकी हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूंगी। मंत्री के पहले तो आप एक चीज ध्यान रखो, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल 2 चीज होती हैं। मंत्रिमंडल, इसमें क्या डिफरेंस है? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसके नाम से, अब आपको इंग्लिश में नाम बता दिया, इसको समझ में आ गया। काउंसिल का मतलब है ये बहुत बड़ी एक संस्था है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मंत्री हैं, ठीक है। काउंसिल का मतलब हो गया, परिषद का मतलब हो गया जिसमें जितना भी दल चुन के आया है वो सब इकट्ठे हैं, ठीक है। उसको बोलेंगे काउंसिल, जिसमें सारे मंत्री आते हैं, ठीक है, सब तरह के मंत्री आएंगे, उसको क्या बोला जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके बाद आते हैं मंत्रिमंडल, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ग्रुप कितने लोगों का होता है? 10 लोगों का, 20 लोगों का, 15 लोगों का, इतने का ग्रुप होता है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें कुछ चुनिंदा मिनिस्टर्स होंगे, चुनिंदा मंत्री होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो इससे समझ में आ गया आपको। मंत्री परिषद का मतलब है जितने भी मंत्री उसमें चुनकर आए हैं वो सब, ठीक है, जिनकी सरकार है। मंत्रिमंडल का मतलब होता है वह मंत्री जिनके पास प्रमुख विभाग है, इसको कैबिनेट मंत्री भी बोलते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री भी बोलते हैं। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में फर्क क्या है। मंत्री परिषद पूरा एक परिषद है, पूरी बड़ी एक संस्था है जिसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल में केवल इंपॉर्टेंट मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, एक छोटा समूह, ठीक है। अब समझिए कि कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट। कैबिनेट मैंने आपको बताया, कैबिनेट मंत्री का मतलब है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंत्री है, जिनके पास एक स्वतंत्र विभाग है और वो उस विभाग का जो निर्णय है वो लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ठीक, क्या उसके मंत्री जो है, जैसे गृह मंत्रालय, उसके मंत्री क्या कहलाएंगे? कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे, कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे, क्योंकि उनके पास एक इम्पॉर्टेंट विभाग है और वो उसके मंत्री, ठीक। उसके बाद दूसरा आता है राज्य मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री का मतलब क्या होता है कि उन मंत्रियों के पास एक विभाग है, अपना स्वतंत्र विभाग है, ठीक है। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के पास एक बड़ा विभाग होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। इसी तरह जो राज्य मंत्री होते हैं, प्रत्येक विभाग में, ध्यान रखना है, प्रत्येक राज्य में नहीं, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होगा जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करेगा। तो प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, ठीक, जो किसकी सहायता करते हैं? कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। कैबिनेट मंत्री के पास स्वतंत्र विभाग होगा, जिसका निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, बड़ा विभाग होगा, ठीक है, उनको बोलेंगे कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री से नीचे आते हैं राज्य मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं प्रत्येक विभाग में। जैसे कि वित्त मंत्रालय मैंने बताया तो उसमें एक राज्य मंत्री होगा, रक्षा मंत्रालय बताया तो उसमें एक राज्य मंत्री होगा। तो कैबिनेट की सहायता के लिए एक राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है, कहाँ? प्रत्येक विभाग में। अब इसी में एक और जुड़ जाते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री। ये मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रही हूँ, ठीक। पहले हमने बता दिया, मैंने आपको कैबिनेट बता दिया, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। राइटिंग के लिए सॉरी,
कैबिनेट मंत्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। फिर उसके बाद राज्य मंत्री में भी एक आते हैं राज्य मंत्री, आपने नाम सुना होगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। ये मैंने जब आपको संघ वाला चैप्टर कराया था तो उसमें आपको डीपली एनालाइज किया है, इसमें मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि जो नए बच्चे कनेक्ट हुए हैं वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है, जो नए स्टूडेंट आए हैं वो कंफ्यूज ना हो। इसीलिए मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया, लेकिन इसमें अच्छे से समझने की जरूरत है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, हम पढ़ रहे थे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसका मतलब क्या है, जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है, ठीक है, तो राज्य मंत्री को कुछ टाइम पीरियड के लिए, जिस टाइम पीरियड के लिए वो अनुपस्थित है, उस राज्य का उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार बना दिया जाता है। फिर जब कैबिनेट मंत्री वापस आते हैं तो उसमें अपनी पोजीशन को ले लेते हैं, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए स्वतंत्र प्रभार मिल जाता है किसको, राज्य मंत्री को। इसे कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। फिर इसके बाद आते हैं उप मंत्री। उप मंत्री कौन होते हैं, ये राज्य मंत्री की सहायता के लिए होते हैं, ठीक है, प्रत्येक विभाग में होते हैं, राज्य मंत्री की सहायता के लिए होते हैं, सबसे छोटे मंत्री होते हैं। अब मंत्रिमंडल में, ठीक है, मंत्रिमंडल में केवल मंत्री कैबिनेट मंत्री होंगे और मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी होंगे, ये पीछे पूछा गया है क्वेश्चन, राज्य मंत्री भी होंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होंगे और उप मंत्री भी होंगे। ठीक, समझ में आया। ये तो मैंने आपको बताया, ये कभी कभार की कंडीशन है, जब कैबिनेट मंत्री नहीं है तो जो राज्य मंत्री हैं, जो विभाग को संभाल रहे हैं उस टाइम पे, तो उनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, किसके डिसीजन आप ले सकते हैं, क्योंकि अंत में किसी के विभाग के डिसीजन किसको लेने होते हैं, जिसका वो विभाग है, यानी कैबिनेट मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हैं तो जो राज्य मंत्री हैं उनको कुछ टाइम के लिए वो पावर्स दे दी जाती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं उस टाइम के लिए, जब वो कैबिनेट मंत्री का पद संभाल रहे हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। फिर वो वापस से राज्य मंत्री बन जाते हैं जब कैबिनेट मंत्री अपना पदभार संभाल लेते हैं। तो समझ में आया कितने प्रकार के मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के। इसके बाद मैंने आपको नियुक्ति बता दी, कार्यकाल बता दिया, शपथ बता दी, योग्यताएं बता दी, ठीक। इसके बाद वेतन भत्ते राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक। आप पीडीएफ से एक बार समराइज करेंगे। वेलकम टू सुपर एकेडमी। हम क्या पढ़ रहे हैं, मंत्री परिषद पढ़ रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, राज्यपाल राज्य का मुखिया अर्थात संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान का मतलब है कि वो पेपर पे उनके पास पावर्स होंगी, कार्य जितने भी रियल में किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, मंत्री मंडल के द्वारा किए जाएंगे, यानी मुख्यमंत्री द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। वो संवैधानिक प्रधान होते हैं, यानी कि उनके नाम से काम किया जाएगा, नाम से काम किया जाएगा, और असल में काम करेगा कौन, मुख्यमंत्री। जबकि मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया, ठीक है, सरकार का मुखिया या वास्तविक प्रधान होता है, सरकार का मुखिया या वास्तविक प्रधान होता है, जिस प्रकार के केंद्र में प्रधानमंत्री, ठीक है, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, आर्टिकल 74 के तहत प्रधानमंत्री को पद दिया गया है, ऐसी 163 के तहत किसको दिया गया है, मुख्यमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 163 के अतिरिक्त जिनमें राज्यपाल स्वविवेक किसे कार्य करते हैं अनुसार, ये अनुसार लिखा है, अनुसार उन कार्यों के लिए, मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक, उन कार्यों के लिए जिनका निर्वाह इनकी सहायता से, इसमें यही लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कि राज्यपाल की सहायता के लिए, ठीक है, उन कार्यों को छोड़कर जिसमें वह स्वयं विवेक का यूज करेंगे, यानी संविधान ने उन्हें स्वयं विवेक की शक्ति प्रदान की है, उन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों को करने के लिए उनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। इस प्रकार अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद का उपबंध करता है। अब इसके बाद है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, विशेष प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ इतना कहा गया है कि मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा, ठीक, अलग से निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं कही गई, जो बहुमत दल का नेता है उसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार अगर आपसे ऑप्शन में लिखा आता है कि विशेष प्रक्रिया दी गई है संविधान में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए, तो विशेष प्रक्रिया नहीं है। जिस प्रकार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो भी क्या ना समकक्षों में प्रधान है, समकक्षों में प्रधान है कौन, मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री भी। तो समकक्ष कौन हो गए, मंत्री, और उनमें प्रधान कौन हो गए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। समझ में आया। तो अलग से निर्वाचन या विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, केवल अनुच्छेद 164 में कहा गया है
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया राज्यपाल केवल 2 परिस्थितियों में अपने स्वयं विवेक का यूज कर सकते हैं, जब स्पष्ट बहुमत नहीं होगा किसी दल को, जब एक से अधिक दल होंगे तो जो सबसे बड़ा दल होगा उसके नेता को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री और उनसे कहा जाएगा कि आप 1 महीने के अंदर अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। अगर एक कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन क्या है कि जब कोई सर्वमान्य नेता नहीं होगा, ठीक है, जब कोई बड़ा दल है, इसमें एक भी नेता खड़ा हो गया, फिर दूसरा नेता खड़ा हो गया, तीसरा नेता, बड़ा दल तो है, अब इन 3 लोगों में से किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो ये राज्यपाल के स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। समझ में आया? तो 2 कंडीशन, इस तरह की कंडीशंस भी कंडीशन टाइप क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में स्वयं विवेक का यूज करते हैं जब, ठीक है। 2 ऑप्शन दे दिए, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा से सही है, तो इस तरह के ऑप्शंस भी बन सकते हैं, तो ध्यान से समझना है, ठीक है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। ऐसे व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है। मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री कौन होते हैं? समकक्षों में प्रधान। फिर संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के 2 सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। विधानमंडल चाहे विधानसभा का हो जाए चाहे विधान परिषद का हो जाए, अगर एग्जाम में लिखा आए कि किसी भी मंत्री को, राज्य मंत्री को विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, किसी भी सदन का हो सकता है। मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियाँ, देखो समझ में आ गया कैसे होती है नियुक्ति कार्यकाल, ये हम सबको समझ आ गया। अब इसके बाद मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या क्या है, ठीक है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या क्या है? मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य की विवेचना हम निम्नलिखित बिंदुओं में कर सकते हैं। पहला, मंत्री परिषद के संदर्भ में, यानी मुख्यमंत्री की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं और क्या क्या पावर्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ मंत्री परिषद, यानी कि जो मिनिस्ट्रियल काउंसिल है उसके लिए मुख्यमंत्री क्या क्या कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में निम्न शक्तियों का प्रयोग करते हैं। पहली, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करते हैं जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की, यानी मुख्यमंत्री नेताओं को, विभागों का बंटवारा करते हैं, कौन सा मंत्री बनेगा, कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, इसका निर्णय कौन करते हैं? मंत्री, मुख्यमंत्री करते हैं। तो पहला उनका काम क्या हो गया? माननीय मंत्रियों की नियुक्ति। तो मंत्री परिषद के टर्म्स में मुख्यमंत्री का पहला काम क्या हो गया? मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक। तो पहले मंत्रियों की नियुक्ति। विभागों का बंटवारा, मतभेद होने पर, ठीक है, किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकते हैं, त्यागपत्र मांग सकते हैं मंत्री से, अगर वो नहीं देते हैं तो उनको राज्यपाल द्वारा कहकर बर्खास्त भी किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ड्यूरिंग द प्रेशर ऑफ राज्यपाल यानी गवर्नर। वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जाहिर सी बात है मुखिया हैं तो अध्यक्षता करेंगे मंत्री परिषद की बैठक की। फिर उसमें डिसीजन कौन लेगा? मुख्यमंत्री भी लेंगे, ठीक है। फिर वह सभी मंत्रियों की क्रियाकलापों में सहयोग करते हैं, निर्देशन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्री परिषद को समाप्त कर सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो मंत्री परिषद खत्म। अगर कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो मंत्री परिषद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री यानी मुखिया, जैसे आप आज पिक्चर्स में भी देखते हैं कि अगर कोई वॉर हो रहा है और राजा खत्म, राजा को मार दिया सामने वाली सेना ने, तो पूरी सेना को पराजित माना जाता है। और अगर राजा ने दूसरे राजा को मार दिया तो वो सेना पराजित मानी जाती है। सेना कितनी खत्म हो जाए कोई मतलब नहीं है, अगर राजा गया तो सेना भी अपने आप खत्म मानी जाती है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने अगर त्यागपत्र दे दिया तो मंत्री परिषद खत्म। समझ में आया? अपने कार्यों के से त्यागपत्र देकर वे पूरी मंत्री परिषद को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद का मुखिया होने से उनके इस्तीफा या मौत के कारण मंत्री परिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया या आकस्मिक मृत्यु हो गई तो वो खत्म हो जाती है। दूसरी, यदि किसी मंत्री का पद रिक्त होता है तो वो मुख्यमंत्री उसे भर भी सकते हैं या भी नहीं, भर भी सकते हैं नहीं। अगर मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दिया है तो मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी और अन्य मंत्री ने दिया है तो उसका पद रिक्त कहलाया जाएगा। अब राज्यपाल के संबंध में इन टर्म्स ऑफ गवर्नर में मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियां होती है? राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्रियों को निम्नलिखित शक्तियां होती हैं। पहला तो ये 3 राज्यपाल मंत्री परिषद के बीच संवाद करता है, ठीक है। मंत्री परिषद में क्या हो रहा है, ठीक है, विधानसभा में क्या हो रहा है, राज्यपाल को इसकी इंक्वायरी देने का, इंफॉर्मेशन देने का अधिकार किसको है, या कर्तव्य हम कहेंगे ड्यूटी किसकी है? मुख्यमंत्री की। किसकी ड्यूटी है? मुख्यमंत्री की, ठीक है। अब वो प्रशासनिक मामलों की जानकारी भी देंगे,
ठीक है। जो जानकारी राज्यपाल मांगते हैं उनकी भी देंगे, ठीक है। राज्य के प्रशासनिक संबंधी मामलों की जानकारी देंगे, राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी भी जानकारी देंगे, और ऐसे विषय जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है और मंत्री, यहाँ पर यह बात कही जा रही है, अगर कोई मंत्री कोई प्रस्ताव मंत्री परिषद में रखना चाह रहा है, ठीक है, तो राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं, उस मंत्री को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आप इनकी बात सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात की जाइए। बाकी आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य को बताता है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताता है कि जो जानकारी राज्यपाल मांग रहे हैं उनको देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, चाहे वो प्रशासनिक हो, आपके विधान संबंधी कोई भी जानकारी हो, कोई भी जानकारी है वो देना आपका अनिवार्य है। किसके तहत? आर्टिकल 167। जैसे कि हम केंद्र में आर्टिकल 178 के तहत देखते हैं ना, आर्टिकल 178 जैसे प्रधानमंत्री का दायित्व है कि राष्ट्रपति को मंत्री मंडल में क्या चल रहा है, मंत्री परिषद में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी देना उनका कर्तव्य है, या वो जानकारी जो राष्ट्रपति मांग रहे हैं वो देना अनिवार्य है, उनका कर्तव्य है। इसी तरह आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री को शक्तियां दी गई हैं। वह महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों और निर्वाचन आयुक्त आदि के नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देते हैं, तो ये उनकी शक्ति है। फिर राज्य विधानमंडल में सदन के नेता, ठीक, उसके बाद वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, उसको स्थगित करने के संबंध में सलाह देते हैं। सत्र को बुलाना, उसका खत्म करना, विघटन करना किसका काम होता है? राज्यपाल का। लेकिन किसकी सलाह पर करना है? मुख्यमंत्री की। तो ये राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य हैं, ठीक है। फिर वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा को विघटित, मैंने बताया, विघटित करने की सिफारिश कर सकते हैं। सभा के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करते राज्यपाल है, लेकिन किसके कहने पर? मुख्यमंत्री के। अन्य शक्तियां हैं, योजना बोर्ड के अध्यक्ष होता है कौन? मुख्यमंत्री के बारे में बात हो रही है। योजना बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। फिर अंतर्राज्य परिषद और नीति आयोग। अंतर्राज्य परिषद आगे मैं पढ़ाऊंगी, अंतर्राज्य परिषद क्या होता है और नीति आयोग, ठीक है। काउंसिल का सदस्य होता है, ठीक है। ये संघवाद पर काम करती हैं दोनों संस्थाएं, अंतर्राज्य परिषद भी और नीति आयोग भी। इसके साथ इन दोनों परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसमें प्रत्येक मंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए प्रत्येक राज्य के जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं, और मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है, राज्य का नेता होता है, और जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है, सेवा और नीतियों का प्रमुख होता है। फिर उसके बाद इसी तरह राज्य के प्रशासन में बहुत सारी अहम भूमिका अदा करता है, हालांकि राज्यपाल के विवेकाधिकार। इसी तरह की जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो मैंने आपको बनवा दिए, शुरू में हैंड रिटन नोट्स जो बनवाए हैं वो इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री के संबंध में भी आपको ध्यान रखना है। बस आर्टिकल 163 में मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है, और उनकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान 164 में किया गया है। इसके बाद 165 में है, जैसे हम 74 में और 75 में मंत्री परिषद पढ़ते हैं केंद्र की, ठीक है, संघ की। फिर 76 में क्या आ जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरह यहाँ पर आ जाएंगे, अब हमने 163, 164 में मंत्री परिषद पढ़ी, अब 165 में महाधिवक्ता आ जाएंगे, राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके बाद इस वाले लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में हम उनको कंप्लीट करेंगे। आपको नोट ज़रूर बनाने हैं। थैंक यू सो मच।